Hello everyone, I am Radha Pandey and once again we are going to learn coordination chemistry. आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और आज का टॉपिक है हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस टॉपिक का क्या मीनिंग है, मतलब क्या सिग्निफिकेंस है इसका। तो ये थ्योरी जो है, इस थ्योरी को देने के पीछे वजह था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर की बॉन्डिंग को समझना। ठीक है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, उन बॉन्ड के बनने से किस तरह की प्रॉपर्टीज वो एग्जिबिट करता है, इस चीज को जानने के लिए इस थ्योरी को पढ़ा गया। इसके पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी और आई थी, वर्नर्स थ्योरी, जो कि हमने पढ़ लिया है, जिसमें आइसोमरिज्म जैसी प्रॉपर्टी को कैसे वो एग्जिबिट करता है, क्या उसके तरीके होते हैं, वो सारी चीजें हमने वहां पे क्लियर करी थी। इस थ्योरी से हम इसके बारे में थोड़ा और जान पाएंगे, मतलब कोऑर्डिनेट जो आपके कंपाउंड्स हैं, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो आप बना रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आइए, सबसे पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे इसके जो थ्योरीज के अंदर जो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको पहले लिखवा देती हूँ, उसके जो फीचर्स हैं वो लिखवा देती हूँ, जिससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये पेपर में पूछा नहीं जाता, ना बोर्ड्स के पेपर में, ना कहीं जेई और नीट के पेपर में, लेकिन क्वेश्चन सीधे इससे जो वीबीटी आपको कंपाउंड पे जो लगाना होता है सवाल वहीं से आता है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई ये पॉइंट्स के फॉर्म में लिखती हूँ। देखिएगा जरा, सबसे पहली चीज, इस थ्योरी को, इसको शॉर्ट में बोलते हैं वीबीटी। ठीक है, इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था गिवन बाय लिनस पॉलिंग। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था लिनस पॉलिंग, पहली चीज। दूसरा, इसका क्या मकसद था, क्या इसका वजह था इसको पढ़ने का, तो ये क्या एक्चुअली एक्सप्लेन करता था, तो एक्सप्लेन द शेप और ज्योमेट्री एज वेल एज, एक और चीज एक्सप्लेन करता था ये, एज वेल एज मैग्नेटिक बिहेवियर, ऑफ कॉम्प्लेक्स on the basis of hybridization, on the basis of हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का शेप और ज्योमेट्री और साथ में उसका मैग्नेटिक बिहेवियर को समझाने का ये काम किया करता था। ठीक है, कैसे करता था समझते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ पॉइंट्स। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फीचर्स को लिख देती हूँ, फीचर्स ऑफ वीबीटी, फीचर्स ऑफ वीबीटी। देखिएगा जरा, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, 6 से 7 पॉइंट्स है, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बनाती हूँ, आप समझना कि क्या है। ठीक है, अभी पॉइंट्स में आपको सारी बात क्लियर नहीं होगी, लेकिन जब मैं एग्जांपल्स कराऊंगी तो आपको बहुत हद तक क्लैरिटी हो जाएगी, तो समझेंगे जरा। पहला पॉइंट, यहाँ जो सेंट्रल मेटल आयन होता है कॉम्प्लेक्स में, आपने देखा था मेटल आयन मौजूद था सेंटर में, वो सेंट्रल मेटल आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है, मतलब वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूं कि सेंट्रल मेटल आयन बिहेव्स एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है, सही है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है। और इसको ये काम कराने के लिए, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो मैं लिख सकती हूं कि फॉर दिस, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे अपने, हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स। अब ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स मेटल के होते हैं, समझना आप, मेटल के जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं ये तुरंत ही लिगेंड्स के साथ, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना नहीं शुरू कर देते, ये सबसे पहले खुद को हाइब्रिडाइज करते हैं। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा सा आप समझो जरा, ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, और आप नहीं भी जानते तो इतना बड़ा डील नहीं है, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ और समझा भी देती हूँ थोड़ा थोड़ा क्या चीज होता है। वैकेंट ऑर्बिटल्स जो है, मतलब वैकेंट मतलब खाली होता है, खाली ऑर्बिटल्स जो होते हैं मेटल आयन के, वो यहाँ पर होने चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकेंगे, जगह होना चाहिए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन को। अब वो जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो क्या करते हैं ये मेटल, सबसे पहले अपने ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स करा देते हैं। ठीक है,
और उनको मिक्स कराने के प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मिक्स कराते हैं और मिक्स करा करके जितने ऑर्बिटल्स आपने मिक्स कराए हैं उतने ही ऑर्बिटल्स आपको वापिस से मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूं इस बात का। से मान लीजिए कि मेटल के पास एक एस है और ऐसे 3 पी ऑर्बिटल्स है। इस डब्बे को ऑर्बिटल कहा जाता है, एक डब्बे को आप ऑर्बिटल्स कहते हो, सही है। तो इनके पास 3 मान लो कि पी ऑर्बिटल्स है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और एक एस है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि इस चारों ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगी इनको आपस में मिक्स कर देंगे, सही है। और मिक्स करने के बाद यहां से 4 ऑर्बिटल मिक्स हुआ है, 4 डब्बे मिक्स हुए हैं, तो 4 ही ऑर्बिटल्स फिर से बन के आ जाएंगे। और अब ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। इन एक एक ऑर्बिटल्स का जो नाम होगा वो sp3 होगा। हर एक का नाम क्या होगा? sp3 होगा। और इन सब की जो एनर्जी होगी वो आपस में इक्वल होगी। समझ आ रही है आपको मेरी बात? इसी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। यही काम मेटल भी यहां पर करता है। ये अपने ऑर्बिटल्स को, इन वैकेंट ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स करता है और मिक्स करने के बाद यहां से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को ये बनाता है और फिर उसको बॉन्डिंग कराने के लिए आगे लेकर के जाता है। सही बात है। तो आइए इस बात को हम यहां पर लिख लेते हैं। तो क्या लिखा मैंने? वैकेंट ऑर्बिटल्स, वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन गेट हाइब्रिडाइज्ड, ये आपस में मिक्स हो गए और मिक्स होने के बाद ये क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस या गिव हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल। इन्होंने वहां से क्या दे दिया? हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल दिया। अब ऐसा क्यों होता होगा? मतलब क्यों मेटल आयन अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रही हैं और फिर उसके बाद वहां से इतना क्यों हम लोग लंबा चौड़ा प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं? ये स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब इसको डिटेल में मैं आपको जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगी तो वहां पे मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूंगी, लेकिन आप थोड़ा सा इस बात को समझ सकते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझिएगा जरा, जब ये हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल हमको मिलती है, मेटल आयन जब अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स को मिक्स करके वहां से हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल्स को जब हासिल कर लेता है तो उनको वो उनको एक डेफिनेट ज्योमेट्री भी मिल जाती है। डेफिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं एक स्पेस के अंदर फिक्स ओरिएंटेशन में ओरिएंटेड हो जाती हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाती है और कुछ इस तरीके से ओरिएंटेड होती हैं कि इनकी स्टेबिलिटी वहां पर मैक्सिमम होनी चाहिए। मतलब कुछ इस तरीके से खुद को अरेंज करती हैं कि स्टेबल फॉर्म में आ जाए, सही है। तो इस तरह के जो ओरिएंटेशन को हासिल करने को हम क्या बोल रहे हैं कि डेफिनेट ज्योमेट्री इन्होंने गेन कर लिया है। तो मैं यहां पे लिख सकती हूं कि गिव हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनिट ज्योमेट्री। समझ आई आपको बात? मैंने क्या कहा? एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में इनको ये मिल जाता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मैं आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री भी समझा देती हूँ। जैसे अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री का, ठीक है, तो अपने सिलेबस में, अपने जो हम लोग सिलेबस कवर कर रहे हैं मेंस और नीट का, इसके अंदर अपने को 2 ही ज्योमेट्री के बारे में बात करना है, ठीक है। 2 ज्योमेट्री भी नहीं, 3 ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये मैंने शुरुआत से बताया, यही 2 तरह के कंपाउंड का यहाँ पर ज्यादातर बात होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन दिख जाता है। एक होता है sp3, कल भी समझाया था आपको, और दूसरा होता है dsp2, ठीक है। आज आपको समझा रही हूं, डिटेल में समझना जरा। sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन रहा है ना, तो इसका ज्योमेट्री आ जाएगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसको ऊपर लिख लेते हैं, यहां पे इसका ज्योमेट्री आ जाएगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। और अगर आपका dsp2 हाइब्रिडाइजेशन रहा, अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन रहा तो आपका ज्योमेट्री हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, सही है। स्क्वायर प्लेनर कैसा दिखता है और टेट्राहेड्रल कैसा दिखता है? तो टेट्राहेड्रल कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा नजर आएगा, और स्क्वायर प्लेनर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ऐसा कुछ दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, सही है।
तो ये आपको अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, dsp2 रहा तो स्क्वायर प्लेनर होगा। ये आपका इसका फोटो हो गया। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में यहां पर भी दो हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। एक होता है sp3d2 और एक होता है d2sp3। ठीक है, और दोनों के केस में जो आपको ज्योमेट्री बनता है, ये तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया ना, इससे जो ज्योमेट्री मिलता है वो ज्योमेट्री आपका सेम ही है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल सही है क्या? तो ये आपको कुछ ज्योमेट्री मिल जाता है। अब समझो जरा, अब आपको समझ आ गई होगी कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो या तो स्क्वायर प्लेनर के फॉर्म में अरेंज कर लेंगी खुद को, या टेट्राहेड्रल में अरेंज करेंगी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा तो, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहा तो ये ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म में कुछ अरेंज हो जाएंगे। ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है अगर मैं वो आपको बताऊं तो बिल्कुल ऐसा, स्क्वायर प्लेनर की तरह आपको 4 पहले तो लिगेंड्स, सेंट्रल मेटल आयन, इधर से 4 आपको लिगेंड्स लग जाएंगी, ऊपर में एक लिगेंड लग जाएगा और नीचे में एक लिगेंड लग जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, 6 लिगेंड्स हो गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर फोटो बना के दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको। तो ये कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसे पहले हो गई, ये मेटल आयन हो गया, ये 4 लिगेंड्स हो गई। ठीक है, और एक लिगेंड ऊपर रहेगा और एक लिगेंड नीचे। ठीक है, तो 6 लिगेंड्स हो गई। और अब ये सब के सब इसके साथ जुड़ जाएंगे और ये नीचे में भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा कि एक प्लेट है ना, ऊपर में एक लिगेंड है, एक नीचे में लिगेंड है, चारों लिगेंड यहां से उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक पिरामिड जैसा ऊपर दिख रहा है और एक नीचे दिख रहा है। इसीलिए ऑक्टाहेड्रल को स्क्वायर बाय पिरामिडल भी कहते हैं। स्क्वायर और एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल भी कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा ये बात। ठीक है, मैं इसको मिटा देती हूँ, स्पेस नहीं इतना। तो ये कर लिया हमने, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। मैंने क्या क्या बता दिया आपको कि सेंट्रल मेटल आयन इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर की तरह बिहेव करेंगी, उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अगर उनको इलेक्ट्रॉन रिसीव करना है तो। दूसरा मैंने बताया कि वो वैकेंट ऑर्बिटल्स सबसे पहले क्या करेंगी, हाइब्रिडाइज होंगी, जिससे वहां पर हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाएगा एक फिक्स ज्योमेट्री में। और आपको यही बात याद रखनी है, ये आपको याद रखना है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर होगा, और अगर sp3d2 या d2sp3 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, इसी को स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कहते हैं, स्क्वायर बाय पिरामिडल भी कहते हैं। सही बात है, बस इतनी बात आपको ध्यान पे रखनी है। अब समझिएगा जरा, अब नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या हो सकता है, हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन। मैं इसको HVO लिख देती हूं, रुको बहुत ज्यादा स्पेस ले लेगा ये। हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन, ऑफ मेटल आयन get overlapped, get overlapped with ligands, ligands filled orbital। अब समझो मैंने क्या बोला यहां पर, जो मेटल के हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, है ना, वो लिगेंड्स के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे, मतलब एक के ऊपर एक आएंगे। सही है, ऐसा क्यों होगा? आपने पीछे देखा था जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे कि जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो दो ऑर्बिटल्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना पड़ता है। सही है, तभी जाकर के बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाता है। तो यहां पर भी वही बात मैं कह रही हूं कि लिगेंड का जो ऑर्बिटल है वो भरा हुआ है, मतलब उसके एक एक डब्बे में आपको एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और वो जाकर के मेटल के हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल से क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तभी उनके बीच में बॉन्ड बन सकेगा, मेटल और लिगेंड के बीच में। तो यही बात मैं यहां पे लिखने की कोशिश कर रही हूं, विथ लिगेंड्स फिल्ड ऑर्बिटल ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान क्या करेंगे ये लोग, ओवरलैप करेंगे। क्या क्यों करना है ऐसा भाई, तो ऐसा इसलिए करना है टू फॉर्म मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसा क्यों करना है,
ताकि मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड डेवलप कर सके। और कौन सा बॉन्ड डेवलप करता है यहां पर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अल्टीमेटली कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेवलप कर सके, कोई डाउट नहीं है। चलिए थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, देखिएगा जरा। फोर्थ पॉइंट है ना, फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा अपना? इफ इम्पटी, अच्छा इससे पहले एक और पॉइंट वो ये हो सकता है, समझिएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ऐसी भी होंगी जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगी, मतलब जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। तो उनका क्या करना है? तो उनको हम हून्स रूल के बेसिस पे क्या कर देंगे? फील कर देंगे। क्या होता है हून्स रूल? ये हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा था 11th क्लास में। मैं यहां पे थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, देखना जरा। यहां पे मैं क्या लिख लूं इसको कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड on the basis of हुन्स रूल। देखो बेटा हुन्स रूल कैसे लगाते हैं, ठीक है, वो रिवाइज करा देती हूं। देखो हुन्स रूल क्या कहता है? कहता है कि अगर किसी एक सबसेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, जैसे एक सबसेल यहां पर पी सबसेल मान लो मैंने लिया है, ठीक है, अगर यही मैं डी सबसेल लेती तो आपको 5 ऑर्बिटल दिखता है, ठीक है। पी सबसेल लिया है, इसमें 3 ऑर्बिटल दिख रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मुझे इसको फील करना है। तो कैसे करूंगी मैं इसको कैसे फील करूंगी? तो मैं सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दूंगी, सही है। एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी रखता है, तो ऐसा नहीं करना कि 4 है तो 2 इसमें और 2 इसमें डाल दिया, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल में भर दिया जाएगा, और वो भी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो तीनों का ओरिएंटेशन जो है, जो स्पिन है, वो सेम है, सही है। और जब उसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाए तो फिर उसकी पेयरिंग करा दो, सही है। दिस इज द मेथड, ये तरीका होता है हुन्स रूल का, सही है। तो आइए जब मैं भरूंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं इसको भी यहां पे साफ कर देती हूं, ठीक है। तो हुन्स रूल से आपको क्या करना है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फील करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? इफ empty d orbitals take part in bonding। अगर आपके मेटल का जो डी ऑर्बिटल है, आपका ये मेटल जो है वो ट्रांजिशन मेटल होता है मेनली, और उसमें डी ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट भी करती हुई नजर आती है। मतलब ऐसा नहीं है एस और पी भी करता है, लेकिन अगर डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं तो डेफिनेटली उनको हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से गुजरना होगा, हाइब्रिडाइजेशन में शामिल होना होगा। और अगर वो शामिल होती हैं तो देखिएगा जरा, इफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन बॉन्डिंग दैट मे बी कैसा हो सकता है ये चीज? देखो अगर अंदर वाली डी पार्टिसिपेट करेंगी, है ना, इफ इनर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड, कैसे पहचानेंगे कि इनर डी ऑर्बिटल है? आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो वो आपको दिखनी चाहिए कुछ ऐसी, n-1 डी, सही है, n-1 डी। अगर इनर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगी तो n-1 डी दिखेगा, ठीक है। इफ इनर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व n-1 डी, n-1 डी complex is called inner orbital complex। उस केस में बेटा उस कॉम्प्लेक्स को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा, सही है। वही अगर इफ आउटर डी ऑर्बिटल्स, अगर आउटर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाएं, कैसे होंगे आउटर डी ऑर्बिटल्स? तो एन डी होनी चाहिए, सही है। तो उस केस में उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक है। समझ में आएगा जब मैं लगाऊंगी इसको। एंड द लास्ट पॉइंट इज इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ठीक है, अगर वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलता है, ठीक है, तो उस केस में वो कंपाउंड पारा मैग्नेटिक होगा, ठीक है। और जब कोई कंपाउंड पारा मैग्नेटिक होता है बेटा जी, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता है, नॉन जीरो वैल्यू आता है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं वो भी सिखाती हूं। मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो होता है, ठीक है। और वो कंपाउंड कलर भी देता है, जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगी उसके पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो कलर देगा, ठीक है। तो इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, पारामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा वो, उसका म्यू नॉन जीरो होगा, ठीक है। और उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी उसको कहते हैं, सही है। बट ये जरूरी नहीं है, बहुत जगह पे वॉलेट भी हो जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी स्पेशल केस जहां पे भी आएगा। और अगर यही चीज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा, इफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, उस केस में क्या बोलेंगे उसको, अगर इलेक्ट्रॉन सारा पेयर्ड रहा तो उसको डाया मैग्नेटिक कहेंगे, ठीक है। उसकी म्यू का वैल्यू जीरो होगा और वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा, सही है क्या, ठीक है। तो यहां पर आपको ये सारे इसके पॉइंट्स हो गए जो हमें थोड़े से ध्यान पे रखने हैं, ठीक है। अब इनको लगाना है, ये लिखने से उतने क्लियर नहीं होते जितना इसको हम लगा करके ज्यादा अच्छा क्लैरिटी कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं और समझते हैं कि ये बात क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। और अब इससे मैं कुछ आपको कंपाउंड्स पे लगा के दिखाती हूँ। तो शुरू करते हैं। तो यहां मैंने कुछ कंपाउंड्स लिख रखे हैं, आइए इनको देखते हैं कि किस तरीके से इन पर अप्लाई कर सकते हैं हम लोग वीबीटी। चलिए अप्लाई करें। सबसे पहले मेरे पास पहला जो एग्जाम्पल है वो देखो आप, CO NH3 होल 6 और इस पे चार्ज है +3, सही है। सबसे पहला काम जो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए करना चाहिए वो है कि आपको प्राइमरी वैलेंसी निकालना होगा, ठीक है। आपको सिखाया था प्राइमरी वैलेंसी, आइए लगा के देखते हैं। बताओ कैसे निकालोगे प्राइमरी वैलेंसी। कोबाल्ट का चार्ज हो जाएगा X, है ना, और अमोनिया का चार्ज हो जाएगा 0, 0 इंटू 6 क्योंकि 6 है और इक्वल टू +3, तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा +3, सही है। ये आपका प्राइमरी वैलेंसी आ चुका है। अब ध्यान से देखना जरा, कोबाल्ट जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 27, ठीक है। और अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये आपका नोबल गैस, देन 3d7 4s2, यही होना चाहिए। अब यहां पर ये कोबाल्ट तो नहीं है एक्चुअली, ये कोबाल्ट तो +3 है, सही है। अगर +3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन S से निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन आपका D से निकल गया, तो ये हो गया 3d6 4s0, कोई डाउट। अब इसका मुझे क्या करना है, ऑर्बिटल्स का मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मुझे फील करके दिखाना होगा कि ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड हैं, और उसके लिए हुंस रूल यूज करेंगे, पीछे आपको बताया था जस्ट अभी मैंने। तो सुनना जरा, आर्गन तक तो आपको पता है सारा फुलफिल होगा, तो उसमें तो अभी कोई टेंशन ही नहीं है, उसको तो करना ही नहीं है। 3D से काम शुरू करेंगे। तो आप बताओ, जो आपका D यहाँ पर सबसेल है, 3D जो है आपका, इसके अंदर 5 आपको ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे इस तरह से, ठीक है। देन फिर क्या होगा, यहाँ पर 4s होगा, है ना। और आप मुझे एक बात बताओ, अगर 4th सेल है यहाँ पर तो 4p या 4d एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। 4th सेल है तो 4s भी, 4s अगर है, 4th सेल है, 4s है तो 4p और 4d भी होगा, है ना। तो आओ उसको भी अपने लिख लेते हैं, 4p 3 होगा और 4d के अंदर भी आपके यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, सही है क्या। ये हो गया 3d, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p और ये हो गया 4d, कोई टेंशन नहीं है। चलो अब इलेक्ट्रॉन्स फील करने की बारी है ना। इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरना, मैंने आपको हुंस रूल सिखाया था। तो देखना जरा, मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले भरूंगी 1 2 3 4 5, 5 कर दिया, और ये आपका छठा इलेक्ट्रॉन हो गया, कोई डाउट नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने। अब ध्यान से देखना, इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को भरने के बाद अब मुझे एक चीज चेक करनी पड़ेगी। क्या चेक करनी पड़ेगी, आप देखो यहाँ पर इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, मतलब कितने यहाँ पर आपके पास लिगेंड्स हैं या कितने लोन पेयर आपको मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो है कितने डोनेट किए जा रहे हैं।
तो एक अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, है ना। तो अल्टीमेटली 6 अमोनिया है तो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाएंगे। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा 6। तो आपको यहाँ पे दो चीजें निकल चुकी हैं अभी तक में। एक तो आपको यहां लिख देती हूं मैं इसको, ऑक्सीडेशन नंबर या प्राइमरी वैलेंसी निकल चुका है मेटल का जो कि 3 होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी आपको मालूम चल चुका है 6 होगा। सही है। अब देखना जरा, ये एक एक अमोनिया अपने लोन पेयर्स को मेटल आयन के अंदर क्या करेगा, मेटल आयन के ऑर्बिटल्स के अंदर क्या करेगा, डोनेट करेगा, है ना। तो सबसे पहले एक चीज यहां पर और समझ लो, ये है अमोनिया। अब बेटा अमोनिया जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने से क्या होगा मैम, तो इसके अंदर एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू पेयर द इलेक्ट्रॉन्स, पेयर द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग कराने की इनमें क्या होती है, एबिलिटी होती है। समझ आ रही है आपको मेरी बात। तो अल्टीमेटली आप समझो, आप अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि मैम आप तो यहाँ पे जानती थी अमोनिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अपने कैसे जाने ये बात, मतलब हम लोगों को कैसे पता चले एक स्टूडेंट को कि अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो टेंशन नहीं लो, अगला जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें मैं आपको ये बता दूंगी, ठीक है। जो भी नाइट्रोजन डोनर होते हैं लिगेंड्स वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर्म करते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कराने की एबिलिटी होती है। जो कार्बन डोनर होते हैं वो भी आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने की एबिलिटी रखते हैं। ऑक्सीजन डोनर जो होते हैं या फिर जो आपको हेलोजन डोनर होते हैं वो अल्टीमेटली वीक लिगेंड्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करा पाते हैं, ठीक है। तो ये बात मैं आपको एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको करा दूंगी ये चीज, ठीक है। लेकिन अभी आपको बस यहाँ पे आपको ये वाली चीज आपको समझ में आ जाएगी। आप पहले अप्लाई करना सीखो इसके अंदर कि कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, कैसे वीबीटी लगाते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज निकल के वहां से आती है, ये चीज आप सीखो। तो देखना जरा, मैं अगर बात करूं तो मैंने आपसे कहा कि अमोनिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा। तो उठाओ इसका पेयरिंग कराया जाए। मेटल के जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका पेयरिंग कराना है, तो ये लोग पकड़ के इलेक्ट्रॉन्स को यहां डाल दिया और इस इलेक्ट्रॉन को यहां डाल दिया, सही है। इनको यहां डालने से अब देखना जरा इसका स्टेट कैसा दिखेगा, कुछ ये कुछ ऐसा हो गया 3D आपका, जिसके अंदर ये आपके ऑर्बिटल्स बना दिए मैंने 5, ठीक है। ये हो गया आपका 4s, है ना, और ये हो गया 4p, ठीक है। 4p 4d का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस वो आपको बताना था मुझे कि 4d यहां पे एग्जिस्ट करता है। देखना जरा, इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे पेयर अप हो चुके हैं, सही है क्या। अब मेटल के 2d ऑर्बिटल 3d के अंदर के जो 2d ऑर्बिटल है वो क्या हो चुके हैं, खाली कर दिए गए हैं, वैकेंट कर दिए गए हैं उसको, सही है, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अभी जस्ट आपको बताया मैंने कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा हो तो यहां पर 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन ही एग्जिस्ट करते हैं, D2sp3 या फिर sp3d2, सही है क्या। अब बताओ मेरा यहां पर अंदर का 2d खाली हो गया है तो ये वाला हाइब्रिडाइजेशन लगता है क्या कि हो जाएगा कहीं ना कहीं, सही। देखना कैसे होगा समझाऊंगी आपको मैं। तो मेरा 2d अंदर वाला मैंने खाली करा लिया है और अब ये मेटल के अंदर वाले 2d, है ना, मतलब 3d वाले 2d s, और मुझे कितने चाहिए, अमोनिया मुझे 6 अमोनिया को अपना इलेक्ट्रॉन देना है तो मुझे 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो 2d 1 s और 3 p ये आपस में क्या कर जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और यहां से इक्वल एनर्जी का यहां पर 6 ऑर्बिटल जनरेट कर लेंगे, सही है। अब मैं वो वैसे जनरेट करके नहीं दिखाऊंगी, आपको शॉर्ट में जरा बनाकर दिखाऊंगी, सही है क्या, क्योंकि मुझे अप्लाई करने सीखना है, ठीक है। आपको पता है कि ये हाइब्रिडाइज्ड हुए होंगे, यहां से 6 फिर से ऑर्बिटल बने होंगे और वो 6 की एनर्जी इक्वल रही होगी, वो हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल होंगे मेटल आयन के, सही है। तो मैं इसको जरा सा यहाँ पे घेर देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ कि यही है वो 6, ये वो 6 हैं जो आपस में मिक्सअप होकर के और हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल्स फॉर्म किए होंगे। अब देखना, हर एक में अमोनिया, अल्टीमेटली अमोनिया अपना फील्ड ऑर्बिटल्स जो है वो ला करके मेटल के ऑर्बिटल्स के साथ, मेटल के हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, उसको ओवरलैप कराएगा, मतलब अपने लोन पेयर्स को इसमें डोनेट कर देगा, सही है। अब देखो इलेक्ट्रॉन पेयर जो मेटल आयन है वो रिसीव करते चला जा रहा है, एक अमोनिया से रिसीव किया, सेकेंड अमोनिया से रिसीव किया, फिर ये तीसरे अमोनिया से रिसीव करेगा, है ना। और ऐसा कितना रिसीव करना पड़ेगा इसको, 6, क्योंकि 6 अमोनिया है तो ऐसे 6 अमोनिया से आप यहां पर मेटल आयन ने रिसीव कर लिया,
सही है। और अल्टीमेटली 6 आपके वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर अमोनिया अपने लोन पेयर्स को डोनेट कर चुके हैं। अब मुझे यहां पर इतनी चीजों के बाद अब कुछ कुछ इंफॉर्मेशन लिखना है। ध्यान से सुनो क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखेंगे। पहला इंफॉर्मेशन मैंने आपको लिख के दिखा दिया है ऑक्सीडेशन नंबर का, दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर का, तीसरा आप बताओ हाइब्रिडाइजेशन। अब मुझे यहां पर लिखना है, बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखना चाहिए। ध्यान से देखना, जिस सीक्वेंस में ऑर्बिटल्स मिक्सअप हुए हैं या अमोनिया ने डोनेट किया है जिनके अंदर लोन पेयर्स, उनको उसी सीक्वेंस में लिख लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले एस लिख लिया या पहले पी लिख लिया या पहले डी लिख लिया, कुछ भी पहले लिख लिया, ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, आप बताओ पहले डी ऑर्बिटल्स लगे हैं तो 2 डी ऑर्बिटल्स तो D2 लिख दिया। ठीक है, फिर एक S तो एक S लिख दिया, और फिर 3 p ऑर्बिटल्स लिए गए हैं तो 3 p लिख दिया, तो D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एनी डाउट है ना? चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बाद ज्योमेट्री। आपको पता है कि इस हाइब्रिडाइजेशन पर जो ज्योमेट्री एग्जिबिट करेगा कंपाउंड, मतलब जो कॉम्प्लेक्स है, वो होगा ऑक्टाहेड्रल। सही है क्या? और इवन स्क्वायर बाइपिरामिडल भी इसको कह लेते हैं, कोई डाउट नहीं है। चलिए ये चीज भी हो गई। अब देखो एक और इंफॉर्मेशन, आप मुझे बताओ यहां पर 2 तरह के डी थे, 3D था और 4D था, है ना? 4s और 4p के को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका अगर ये 4 है सेल का नंबर, और यहाँ डी के आगे भी 4 है, मतलब ये ND होगा, पीछे लिखवाया था, और ये N-1D होगा, 3D है तो, है ना? अब बताओ यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा डी शामिल हुआ है, 3D या 4D? 3D, मतलब अंदर वाला डी शामिल हुआ है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, अगर इनर डी इसने इन्वॉल्व किया है हाइब्रिडाइजेशन में, तो इस कॉम्प्लेक्स को आप कहोगे कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये कोई दिक्कत क्या? नहीं ना? ठीक है, नेक्स्ट चीज बताना जरा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हैं? 0। और अब समझो एक चीज और, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मुझे मैग्नेटिक बिहेवियर भी जानना है यहां पर। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर जानने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालने आना चाहिए। सिखाया है आपको, देखना जरा, म्यू इक्वल टू रूट ओवर n इंटू n+2 BM, बोर मैग्नेटॉन इसका यूनिट होता है। और यहां पे ये जो n होता है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। सही है क्या? ठीक है, अब देखो इस चीज को अप्लाई करो वहां पे। इस कॉम्प्लेक्स का लिगेंड, जब ये मेटल आयन जब लिगेंड्स के कांटेक्ट में आया तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब रह गए हैं क्या? यहां पर नहीं, यहां चेक करना है। लिगेंड्स के कांटेक्ट में आने के बाद इस मेटल आयन को जब लिगेंड ने अप्रोच करा तो इनके पास क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं क्या? नहीं। तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0। अब इस 0 वैल्यू को यहां पे डाल के देख लो तो आपका यहीं से म्यू का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? 0। सही है, और म्यू का वैल्यू अगर 0 आ गया तो आप ही बता दो, मैंने आपको बताया था कि अगर म्यू का वैल्यू 0 हो जाए तो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? डायामैग्नेटिक होता है। डायामैग्नेटिक होता है। सही बात है क्या? और इस डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स के बारे में एक आखिरी चीज ध्यान से सुनना, यहां पे चूंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स वाई अपने इसको कहते हैं कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। क्या है ये? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। समझ आई? तो हमने यहाँ पे इतने सारे इंफॉर्मेशन निकाले एंड आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। पहला मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर बता दिया, दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर, तीसरा हाइब्रिडाइजेशन, चौथा ज्योमेट्री, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल क्या होगा वो बता दिया, मैग्नेटिक मोमेंट, और इससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी मालूम चल गई इसकी। ठीक है, और लो स्पिन या हाई स्पिन में से क्या होगा? तो लो स्पिन होगा। कोई डाउट क्या? तो इस तरीके से हमने इस कंपाउंड की ये सारी प्रॉपर्टीज जो ये एग्जिबिट करता है वो हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकाल लिया है। सही बात है। चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है उसकी तरफ मूव करते हैं और जरा सा और थोड़ा सा क्लैरिटी हम लोग गेन करने की कोशिश करते हैं। तो आइए जरा देखिएगा नेक्स्ट क्या होगा अपना, किस तरह से सॉल्व करेंगे। आज इतने ही कंपाउंड कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको और भी कुछ कंपाउंड्स कराऊंगी जिससे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि किस तरह से लग रहा है। ठीक है, और सारी वेराइटीज अलग अलग में लूंगी, ऑलमोस्ट सारी वेराइटीज कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। देखना जरा, सेकंड वाला हम लोग उठाते हैं। यहाँ पे सेकंड जो है वो देखो आप, ये है Cr, ये NH3 होल 6
और ये देखो +3 हो गया। सही है क्या? चलो सबसे पहले जैसे सिखाया था वैसे ही अटेम्प्ट करो वापस से। पहला काम क्या करोगे तुम? पहला करोगे यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी निकालने का काम। तो आओ निकालते हैं जरा। क्रोमियम का हो जाएगा x, अमोनिया का 0 × 6 इक्वल टू +3, तो x इक्वल टू हो जाएगा +3। सही है, तो ये आपका हो गया प्राइमरी वैलेंसी का वैल्यू। ठीक है, अब चेक करो जरा। क्रोमियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। ठीक है, तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कुछ ऐसा वैल्यू बनता है। ये थोड़ा स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होता है, 3d5 4s1। सही है क्या? अब चेक करना जरा, ये जो 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन को जरा ध्यान से देखो। ये तो क्रोमियम का होता है और आपका यहाँ पे क्रोमियम तो है नहीं, यहाँ तो आपका क्रोमियम का चार्ज +3 है ना, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये 4s 0 हो जाएगा और ये 3d 3 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है, ये चीज हो गया आपका। अभी देखो जरा, इसका उठा करके अपने इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करके देख लेते हैं। तो आओ इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करते हैं। ये रहा आपका डी सबसेल, है ना, 3d। ये रहा आपका 4s और ये रहा आपका 4p। ठीक है, वहां पे आपको मुझे इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स समझाना था, इसलिए मैंने 4d बनाया था। यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए कोई बनाने की भी इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 4p। सही है, चलो इलेक्ट्रॉन्स भरो जरा आप। 3 इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे भरोगे? 1 है ना, और ये रहा 2 और ये रहा 3। भर दिया तीनों को। ठीक है, अब देखो जरा, फिर से देखो, अमोनिया है। अभी बताया था आपको अमोनिया क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराता है। अब मुझे एक बात बताओ, जब किसी चीज को आपको कोई चीज आपको करना हो और वो चीज आपको ऐसे ही मिल जाए, तो आप क्यों उसमें बेवजह मेहनत करोगे, है ना? तो मुझे चाहिए था, आपको पता है कि यहाँ पे अमोनिया का नंबर कितना है? 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और इसके लिए 2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिबिट कर सकता है ये कॉम्प्लेक्स, D2sp3 है ना, या फिर sp3d2। सही है, D2sp3 के लिए अंदर के 2 D खाली होने चाहिए और मेरा अंदर का 2 D ऐसे ही खाली है। तो मैं क्यों पेयरिंग कराऊं? पेयरिंग कराने का पर्पस तो ये होता है ना कि अंदर के 2 D खाली करने होते हैं। जब मेरा ऑलरेडी ये 2 D खाली है अंदर वाला, तो मैं इसको पेयरिंग नहीं कराऊंगी। हम लोग एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये कॉम्प्लेक्स, ये जो लिगेंड है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर का, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करा रहा है। सही बात है, चलो। तो अब इस बात को थोड़ा सा अप्लाई करो जरा। ये 3 ऐसे ही रह जाएंगे। अब आपको पता है ये सारा चीज वही पुराना वाला बात कि यहाँ के अंदर के 2 D 1 S, 6 अमोनिया है तो 6 मेरे को ऑर्बिटल चाहिए वैकेंट। तो ये 2 D 1 S और 3 P ये आपस में मिक्स होंगे, हाइब्रिडाइज्ड होंगे, यहाँ से 6 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। सब कुछ वापस से वही लगेगा, है ना। मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये काम करके दिखाती हूँ आपको। यही वो 6 होंगे जो आपस में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जरा, हर एक के अंदर अमोनिया अपने लोन पेयर को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, है ना। तो ये आपका 6 अमोनिया, देखना जरा क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर्स को दे रहा है। सही है ना। तो आप देख सकते हैं यहां पर 6 अमोनिया जो है वो अपने लोन पेयर्स को क्या कर दिया, इसने ऑर्बिटल्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया। सही है ना। ऑर्बिटल्स के अंदर जो मेटल के हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल्स थे उसने ओवरलैप कर लिया उसके साथ। ठीक है, जो लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल्स था। और इस तरीके से आपका यहां पर इसने 2 D 1 S और 3 P को इन्वॉल्व कर लिया है। चलो अब आओ इसका कुछ इंफॉर्मेशन लिखना शुरू करते हैं। बताना जरा क्या क्या लिखना चाहिए। सबसे पहला ऑक्सीडेशन नंबर या प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना होगा? 3। सही है। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी, जिसका नंबर कितना होगा? 6। ठीक है, ये सब पहले से हम लोग को मालूम है। तीसरी चीज हाइब्रिडाइजेशन, जैसे आपको बताया था वैसे ही लगाओ। पहले 2 D इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, फिर 1 S हुआ है, फिर लास्ट का 3 P हुआ है, तो D2sp3। कोई डाउट नहीं है। चलो ज्योमेट्री की बात करते हैं। ज्योमेट्री की बात करें तो हम लोग को पहले से पता है, अगर ये आपका हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होगा, या इसको आप स्क्वायर बाई पिरामिडल कह सकते हो। लिख दिया है पीछे, आप वहां पे लिख लेना, नो इश्यूज, है ना। नेक्स्ट चीज, अभी देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप बताओ ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल, तो आई थिंक आपको ये बात बहुत क्लियरली पता है कि अंदर का 3D इन्वॉल्व हुआ है यहाँ के हाइब्रिडाइजेशन में, 4D नहीं इन्वॉल्व है। तो आप इसको कह सकते हो कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल
कॉम्प्लेक्स है। सही बात है। अब इसके मैग्नेटिक बिहेवियर निकालने का टाइम आ गया है। आओ चलो निकालते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 होंगी, सही है। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, म्यू इज इक्वल्स टू √3 इंटू 3+2, सही है। बोर मैग्नेटॉन यूनिट हो जाता है इसका, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाती हूं, ध्यान से सुनना जरा इस ट्रिक को। जितना भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इतनी वैल्यू आएगी म्यू की, इक्वल नहीं। मैं बताती हूँ किस तरह से। जैसे मान लो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर 3 है, तो म्यू का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो म्यू का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो म्यू का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो म्यू का वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग होगा। आपको बात समझ आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं? मतलब आपको, अब चूंकि बोर्ड का एग्जाम होगा तो उसको सॉल्व करना पड़ सकता है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑलमोस्ट आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती। आपको ये ट्रिक अगर पता होगा तो बहुत फास्ट आप कैलकुलेशन करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको दिखाऊंगी मैं चीज। तो आप यहाँ पर चेक करो जरा, इस म्यू की वैल्यू जो है वो √15 हो जाएगी, सही है क्या? 3+2 5 और इंटू 3, तो 5 3 15, सही है। अब ये वैल्यू खुद से देखो, मैं आपको यहाँ पे अंदाजा लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। √15 का वैल्यू निकालते रहे ना, मैं आपको बताती हूँ एक चीज। अगर ये 16 होता तो इसका रूट से बाहर आता तो 4 होता, वैल्यू 4 हो जाता है ना। 15 है तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, है ना। ये वैल्यू आप निकाल के देख लेना, 3.89 बीएम करीब करीब कुछ आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आप निकाल के देख लेना इस चीज को, सही है। मेरा जो मेन मोटो था आपको समझाने का वो ये था कि जितना भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, सही है, उतना ही वैल्यू आपका म्यू का पॉइंट में बन जाएगा। समझ आई बात? ठीक है। तो आप देख सकते हो म्यू का वैल्यू 3.89 समथिंग कुछ आ गया, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ गया है, सही है, ठीक है। चलिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी हमने निकाल ली। और आखिरी एक चीज जो आप यहाँ पर हम लोग मिस कर रहे हैं वो ये है कि चूंकि हमारा, आप बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स पारा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास आ जाता है अपने उसको पारा मैग्नेटिक कहते हैं, सही है। पीछे वाले में डाया मैग्नेटिक था क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं वहां पे। ये पारा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है और ये कलर वलर भी एग्जिबिट करेगा, जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है वो कलर भी शो करता है, सही है क्या। चलिए, और एक आखिरी चीज कि इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स वाई ये लो स्पिन नहीं बल्कि क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। आई थिंक आपको ये पूरा चीज क्लियर है। तो हमने सारे इंफॉर्मेशन इस कंपाउंड के निकाल लिए हैं, जो भी ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा हमने वो देख लिया है, और इस तरीके से वीबीटी को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। कल मैं कुछ और भी कंपाउंड्स कराऊंगी जो और भी डिफरेंट थोड़े वैरायटीज के होंगे और आपको और क्लियर कराऊंगी, लेकिन इतना तक आप पहले क्लियर करके रखना, ठीक है। थैंक यू।